हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट को, जिसका नाम है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो 8th सेमेस्टर में हमारे जो दो सब्जेक्ट हैं, बायो स्टैटिस्टिक्स और ये सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, तो ये सभी के लिए कॉमन है, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इन्हें पढ़ना है। और बाकी के जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1। टोटल इसमें 3 या 4 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर आज हम फिनिश करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं इस सब्जेक्ट के बारे में, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के बारे में, कि ये जो सब्जेक्ट है ये अवेयरनेस वाला सब्जेक्ट है। अवेयरनेस मतलब कि अलग अलग तरह की डिजीज होती हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम क्या है इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, या फिर लेस न्यूट्रिशन की वजह से हमें जो अलग अलग तरह की डिजीज होती हैं तो उन्हें कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे हमें सोशल अवेयरनेस फैलानी है। तो ये क्या है, एक अवेयरनेस वाला सब्जेक्ट है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। अलग अलग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें कैसे प्रिवेंट करना है। जैसे अभी कोविड आया था तो उस टाइम पे हमने क्या किया था कि जब कोविड फैल गया उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। कि हमें जो है बाहर नहीं निकलना है, हमें मास्क लगाना है, हमें जो दवाइयाँ टाइम पे प्रॉपर लेनी है, हाइजीन का ख्याल रखना है। तो ये सब करना क्या होता है, ये एक अवेयरनेस होती है कि कोई डिजीज फैल रही है तो उस केस में हमें जो है कैसे सावधानियां बरतनी है, ठीक है। और कोई बीमारी फैले उससे पहले हमें क्या क्या प्रिवेंशन करने चाहिए। कोई नई बीमारी आने वाली है तो वो क्या है पूरे तरीके से फैले ना, इसलिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारे एस्पेक्ट को जो है फोकस में रखते हुए इस सब्जेक्ट में जो है बताया गया है सारी चीज़ों के बारे में। तो हम क्या है बेसिक जो हेल्थ रहती है और हेल्थ इश्यूज रहते हैं या फिर डिजीजेस रहती हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें हम हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है और डिजीज क्या होती है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, तो उसके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को। तो इस सब्जेक्ट को आप केवल पास होने के लिए मत पढ़ना, इस सब्जेक्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन से। तो हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की क्या है बहुत सारी डेफिनेशन हम जो है अपने मन में ला सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से जो बदलती रहती है। इसलिए हेल्थ को हम जो है केवल एक डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। बेसिकली हेल्थ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप हेल्दी कब होते हो। हेल्दी होने का मतलब है कि आपकी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। आपकी जो मेंटल स्टेट है वो अच्छी है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी आपकी अच्छी है, ठीक है। आप जो है तंदुरुस्त हो, बढ़िया हो, आपकी फिटनेस अच्छी है, आप मेंटली वीक नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पड़े रहते हो या फिर आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, हमेशा आप डिप्रेस रहते हो, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। और क्या है, आपको क्या है किसी तरह की कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है आपको। तो बेसिकली ये 2-3 चीज़ें होती हैं, अगर ये परफेक्ट है आपकी तो आप हम बोल सकते हैं कि आप हेल्दी हो, ठीक है, या फिर हम मान सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। तो बेसिकली ये कॉमन सी डेफिनेशन होती है और यही क्या है हेल्थ को डिफाइन करती है। और ये जो हेल्थ होती है ये क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, कोई ग्रुप हो, कोई फैमिली हो या कोई कंट्री हो, ठीक है। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक कंट्री के अंदर सारे के सारे जो लोग रहते हैं तो वो क्या है हेल्दी हों, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है तो वो भी हेल्दी हो, या फिर जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है तो वो भी हमारा हेल्दी हो, या फिर एक कोई फैमिली है वो भी क्या है हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, तो आप इसी को मान सकते हो, ठीक है। कि कोई ऐसा पर्सन जो क्या है फिजिकली स्टेबल हो, फिजिकली वो फिट हो, उसकी मेंटल स्टेट जो है अच्छी हो, ठीक है। वो क्या है डिप्रेस या स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, या फिर क्या है उसके अंदर किसी तरह की कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम बोल सकते हैं यही हेल्थ होती है। चलिए, तो डेफिनेशन होगी हमारी। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो गुड हेल्थ होने का सबसे पहला फीचर होता है कि हम क्या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो एफिशिएंटली कर सकें, ठीक है। तो हम कोई भी काम एफिशिएंट तरीके से कर पाएँ, ठीक है। तो ये सबसे पहला फीचर होता है अच्छी हेल्थ का। सेकंड हम बात करें कि टेक डिसीजंस, ठीक है। कि कोई भी जो डिसीजन है, हमें कुछ भी काम करना है तो हम क्या है तुरंत डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। और कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसे क्या है सिस्टमेटिकली हम जो उसे कंप्लीट कर पाएँ। तो ये क्या है सेकंड फीचर होता है गुड हेल्थ का। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारी जो बॉडी है उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, यानी डिजीज फ्री होनी चाहिए कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करें कि जो मेंटल कंडीशन है तो वो भी क्या है हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो हमारी फिजिकल जो बॉडी है वो भी हमारी स्ट्रांग रहेगी और हम क्या है सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए क्या है मेंटल जो है हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा चौथा फीचर हो गया।
तो फिलहाल 3-4 फीचर ही काफ़ी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। तो ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे हम क्या है अच्छी हेल्थ को जो है मेंटेन कर सकते हैं। जैसे किसी भी बाइक या किसी कार में जब तक हम क्या है उसे ऑयल नहीं देंगे या फिर हम उसे पेट्रोल या डीजल, ठीक है, जो उसके इंजन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसके बिना वो चल ही नहीं सकती। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी होती है, अगर हम उसे अच्छा खाना नहीं देंगे, हम क्या उसे अच्छा फ्यूल नहीं देंगे, तो हमारी जो बॉडी है वो एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगी, वो क्या है बीमार हो जाएगी। इसलिए क्या है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, कि खाना आपका हेल्दी तो होना ही चाहिए, साथ में क्या है बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस खाई जा रहे हो, बस आप पेट आपका भरा हुआ है, आपको भूख नहीं लगी है फिर भी आप खाई जा रहे हो, तो ओवर न्यूट्रिशन नहीं करना, एक बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। सेकंड हम बात करें कि अच्छी और हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो, आप लेट से 9 बजे उठ रहे हो, ठीक है, और फिर रात को आप 2 बजे सो रहे हो मूवी टीवी देख के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी आपकी लाइफ स्टाइल क्या है सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी और हेल्दी हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी क्या है अच्छी रहेगी। सेकेंड और थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक्सरसाइज एंड रेस्ट फॉर फिटनेस। तो एक्सरसाइज और फिटनेस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपकी जो फिजिकल जो हेल्थ है वो आपकी जो है स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो क्या है अच्छी हेल्थ को जो है मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे अपनी लाइफ स्टाइल में तो आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, आप मेंटली भी आप स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली भी स्ट्रांग रहोगे, और आपको जो डिजीज होने के चांसेस है तो वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्या है हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है हीरिडिटी। अब आपकी जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई बीमारी चलती आ रही है तो हो सकता है वो आपको भी हो जाए, आपके पिताजी को थी या आपके जो ग्रैंडफादर थे अगर उन्हें कोई डिजीज है तो हो सकता है वो जनरेशन टू जनरेशन अगर चलती आ रही है तो वो आपको भी हो जाएगी। आप चाहे कितनी भी अच्छी हेल्दी डाइट को या हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तब भी वो बीमारी जो आपको होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक फैक्टर होता है हीरिडिटी का, ठीक है, तो इसे हम रोक नहीं सकते, अगर ये होना है तो ये हो ही जाएगा। तो एक ये फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर की हम बात करें कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ की सराउंडिंग कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, और वहाँ पे जो पानी वगैरह अवेलेबल होता है जैसे हम पीते हैं तो उसमें कोई हजार्डियस कोई सब्सटेंस या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम किसी केमिकल फैक्ट्री के बगल में रहते हो तो वहाँ पे जो पानी होता है ड्रिंकिंग वाटर होता है तो उसमें क्या है जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं तो वो भी क्या है अफेक्ट करते हैं एक अच्छी हेल्थ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सोशियो इकोनॉमिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो सोशल जिस समाज में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे पीपल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वहाँ का जो माहौल कैसा है, और जो हमारे इकोनॉमिक रहते हैं जो हमारे पैसे से रिलेटेड जो ज़िंदगी होती है, तो ये दोनों फैक्टर भी क्या है जो अच्छी हेल्थ होती है उसको जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, ठीक है, हम खाने पे जो अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे या फिर हम जो हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या अफेक्ट करती हैं एक अच्छी हेल्थ को। और फोर्थ फैक्टर की हम बात करें तो इसमें हमारे पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे हमारी डाइट हो गई, या फिर एक्सरसाइज नहीं करता, या फिर सोता टाइम पे नहीं है, वो सो रहा है 2-3 बजे, उठ रहा है दोपहर में 11 बजे 12 बजे, फिर खा लिया फिर सो गया, ठीक है। तो ये क्या एक अच्छे सिम्टम नहीं होते हैं, ये क्या एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी बॉडी में तो उसको क्या है डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए क्या है अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और सोना, ठीक है, ये 2-3 चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें भी क्या है हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो ये क्या है फैक्टर्स बन जाते हैं हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फैक्टर अफेक्टिंग। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि एवेल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ को कैसे एवेल्यूएट किया जाता है, तो ये जो एवेल्यूएशन होता है ये क्या एक सिस्टमेटिक वे होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिससे क्या है जो पूरी की पूरी जो पब्लिक होती है उसकी हेल्थ को हम एवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो एवेल्यूएशन प्रोग्राम इज अ प्रॉपर मेथड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो एवेल्यूएशन करने का मतलब होता है कि जो पूरी की पूरी जो पब्लिक होती है, ठीक है, हम किसी कंट्री में रह रहे हैं, किसी राज्य में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है जो भी पब्लिक होगी तो उसकी पूरी हेल्थ को जो है इम्प्रूव कैसे किया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या है अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, अलग अलग सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ताकि जो पब्लिक है वो हेल्दी रहे। तो इसी को हम बोलते हैं एवेल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। और ये जो एवेल्यूएशन प्रोग्राम होते हैं तो इसमें एक तरीका होता है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या है एवेल्यूएट करती हैं, ठीक है, यानी कोई संस्था होती हैं जो क्या है एवेल्यूएट करती हैं पब्लिक हेल्थ को, तो वो क्या देखती हैं कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं पब्लिक हेल्थ के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है एवेल्यूएशन प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो सारी चीज़ों को जो है देखती हैं, ठीक है, ताकि उन्होंने एक जो गोल सेट कर रखा है तो वो इसे अचीव कर सकें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की इसमें कि एवेल्यूएशंस मींस इफेक्टिवली डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजी फॉर पब्लिक हेल्थ। तो एवेल्यूएशन का सिंपल सा मतलब बस आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये क्या एक स्ट्रेटेजी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसकी मदद से क्या करते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ होती है तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छी और इफेक्टिव तरीके से जो है अच्छी हेल्थ को जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप ऐसे समझ लो एवेल्यूएशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन्स बिहाइंड डेवलपिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से फ्रेमवर्क को जो है डेवलप करना पड़ता है यानी एवेल्यूएशन के लिए। तो सबसे पहले कि इफेक्टिव प्रोग्राम एवेल्यूएशंस। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि अगर हम किसी फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली में तो 4-5 मेंबर होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो हेल्थ होती है उसको जो हम अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होती है, किसी स्टेट की हम बात कर लें, किसी सिटी की हम बात कर लें, तो वहाँ पे बड़ी संख्या में पब्लिक होती है, तो उसकी हेल्थ को एवेल्यूएट करने के लिए क्या है, तो हमें जो है इफेक्टिव प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक आदमी भेज दिया कि आप जाओ पूरा चेक करके आओ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या एक इफेक्टिव प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या एवेल्यूएट करते हैं पब्लिक हेल्थ को, उसे इम्प्रूव करते हैं। सेकंड पॉइंट की हम बात करें डिफाइनिंग स्टेप्स इन प्रोग्राम एवेल्यूएशन, ठीक है, तो फ्रेमवर्क के अंतर्गत और क्या चीज़ें आती है कि वहाँ पे क्या है जो भी हम एवेल्यूएशन प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो उन स्टेप्स की हेल्प से हम क्या करते हैं पब्लिक हेल्थ को एवेल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें समराइजिंग द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम एवेल्यूएशन। तो एवेल्यूएशन प्रोग्राम में क्या है जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं तो उसको क्या है हम समराइज करते हैं, ठीक है, उन्हें सॉर्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें डेवलपिंग ए मॉनिटरिंग एंड सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन प्रोटोकॉल फॉर एनी इंटरवेंशन। उसके बाद क्या है कोई भी ऐसे आपदा आने वाली है, कोई इंटरवेंशन होने वाली है, ठीक है, तो उस केस में क्या है उसे मॉनिटर करने के लिए और उसका सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन करने के लिए एक प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी अगर बीमारी फैलती है तो उसे जो है कैसे प्रिवेंट करना है, पब्लिक हेल्थ को कैसे एवेल्यूएट करना है, इन सभी चीज़ों के लिए क्या है इस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, ठीक है, और ये इसके रीजन्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एवेल्यूएशंस, ठीक है, तो एवेल्यूएशंस कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्लॉसिबिलिटी एवेल्यूएशन, दूसरा रहता है प्रोबेबिलिटी एवेल्यूएशन, तीसरा होता है एडिक्वेसी एवेल्यूएशन। सबसे पहले प्लॉसिबिलिटी एवेल्यूएशन को समझते हैं। प्लॉसिबिलिटी एवेल्यूएशन को इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि जो भी क्या है प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को एवेल्यूएट करने के लिए, तो वो अपने गोल पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उस प्रोग्राम के लिए तो वो सारे कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लॉसिबिलिटी एवेल्यूएशन। नेक्स्ट होता है प्रोबेबिलिटी एवेल्यूएशंस, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो एवेल्यूएशंस रहते हैं तो ये क्या है पर्पजलेस कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या अलग अलग ट्रायल्स किए जाते हैं, ठीक है, और उन्हें करने के बाद जो है एवेल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद जो है उसके जो कोई भी डिजीज या कोई भी इंटरवेंशन है तो उसके क्या कॉजेस हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है, और हम क्या अच्छी सप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। तो इस तरह के इंटरवेंशंस में क्या है जो प्रोबेबिलिटी एवेल्यूएशन रहता है तो वो काफ़ी यूजफुल रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या है ट्रायल्स वगैरह किए जाते हैं, इफेक्ट्स देखे जाते हैं, कॉजेस देखे जाते हैं कोई भी डिजीज के, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एवेल्यूएशंस। नेक्स्ट आता है हमारा एडुकेसी एवेल्यूएशंस। तो जो एडुकेसी एवेल्यूएशंस रहता है तो वो भी हमारा क्या है प्लॉसिबिलिटी एवेल्यूएशंस की तरह ही आप उसे समझ लो। तो उसमें भी क्या है जो प्रोग्राम्स और जो गोल्स होते हैं तो वो क्या है सक्सेसफुली वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और सिंपल तरीके से हो गए हैं तो ठीक है। तो इस केस में क्या है किसी पर्टिकुलर किसी ग्रुप की जो है ज़रूरत नहीं होती है उसे कंट्रोल करने के लिए उस प्रोग्राम को, ठीक है, अगर हमें जो गोल या फिर हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे तो वो हमें क्या है सिंपल तरीके से जो है मिल चुके हैं। तो ये होता है हमारा एडुकेसी एवेल्यूएशंस, ठीक है, तो ये तीनों हो गए, तीनों आपको बस याद रखने हैं थोड़े थोड़े डेफिनेशंस के हिसाब से। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो जो डिजीज कंट्रोल और जो प्रिवेंशन होता है तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि कोई भी जो डिजीज होती है, ठीक है, तो उसे या तो जब वो फैल चुकी है तब हम जो है अलग अलग तरीके निकालते हैं उसे रोकने के, उसे कंट्रोल करने के, या फिर क्या अगर वो फैलने वाली है तो उसी टाइम पे हम क्या है प्रिवेंशन को जो अपना लेते हैं, अलग अलग जो है प्रिवेंशन के मेथड्स को यूज करते हैं। तो वो जो बीमारी होती है और जो रिस्क फैक्टर होते हैं उस डिजीज से रिलेटेड तो उन्हें क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं, और जो भी डिजीज़ का जो बर्डन रहता है, जो भार रहता है, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि इन वर्ड्स के बारे में आपको सही से पता चल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन क्या होता है? इट मीन्स प्लानिंग फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड मेकिंग एफर्ट्स टू प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, ठीक है। तो प्रिवेंशन में क्या रहता है, तो जैसे आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
तो प्रिवेंशन क्या होता है कि प्रिवेंशन एक ऐसी प्लानिंग होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो बीमारी है उसे फैलने से रोक ही सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फैल चुकी है उसके बाद हम कुछ कर रहे हैं। हम क्या करें कि जो है वैक्सीन लगवा लें या कुछ कर लें जिससे जो बीमारी है उसके फैलने से पहले ही हम उसे कंट्रोल कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम इंटरवेंशन की बात करते हैं कि जब बीमारी क्या है, जब कोई नई डिजीज होती है तो जब वो डेवलप हो रही होती है, डेवलपिंग स्टेज पे होती है या फिर क्या है वो फैलने वाली होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई एक्शन लेके हम क्या करें, उस इंसिडेंट को रोक दें। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरवेंशंस। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या रहता है, इट मीन्स प्रिवेंटिंग एंड हैविंग सेफ्टी मेजर्स टू स्टॉप इट्स स्प्रेड। ठीक है, कि जब बीमारी फैल चुकी है उस टाइम पे हम जो है ऐसे ऐसे तरीके अपनाएं जिससे क्या है कि वो जो बीमारी है तो हम उसे क्या है स्प्रेड होने से रोक सकें। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल करना अगर वो फैल चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरेडिकेशन। तो एरेडिकेशन का मतलब होता है कि कोई जो बीमारी है जो फैल चुकी है, ठीक है, उसके बाद हम उसे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उसे एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन पॉपुलेशन से, तो उसे हम बोलते हैं एरेडिकेशन। तो ये कुछ डेफिनेशन से छोटी छोटी ये आपको याद रखनी है, दो दो नंबर में पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कभी कभार। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो हम जो है डिजीज़ को जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने होंगे। सबसे पहले तो किसी भी डिजीज़ को अगर फैलने से रोकना है तो ओवर क्राउडिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो उस जगह से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भीड़ भाड़ में जाएंगे तो बीमारी उतनी तेज़ी से फैलेगी। सेकंड होती है इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट्स, के जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उनका जो इम्यून सिस्टम है उसे जो स्ट्रॉन्ग किया जाए, उन्हें जो है इम्यूनाइजेशन उनका किया जाए। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप होता है। नेक्स्ट हमारा कि जब भी कोई बीमारी फैलती है तो उस टाइम पे जो है हाथों को धोना, किसी भी फूड आइटम को टच करने से पहले, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो आपने कोविड टाइम पे देखी होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि जब आप बीमार हो तो उस टाइम पे आप घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपके अंदर जो बीमारी है वो किसी और को ना फैले। नेक्स्ट होता है हमारा गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, कि जैसे कोविड आया तो ज़रूरी नहीं है सबको कोविड हो ही गया था, लेकिन क्या है हमने वैक्सीन लगवा ली तो जो कोविड है वो हमें नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें क्या है वैक्सीनेटेड रहना चाहिए पहले से ही किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। और नेक्स्ट होता है हमारा अवॉइड एल्कोहल एंड टबाको। ठीक है, तो जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो टबाको खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए ताकि हमें जो है कोई नई बीमारी ना हो जाए। नेक्स्ट होता है हमारा मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप खाना खा रहे हो, जो कपड़े पहन रहे हो, कैसे नहा रहे हो, ठीक है, तो जो हाइजीन होता है आपका उसे आप मेंटेन करके रखें एक पर्सनल हाइजीन को। तो ये भी क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें ईट बैलेंस्ड डाइट। तो जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं तो वो आपका बैलेंस होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बस खाए जा रहे हो, तो उसमें क्या है न्यूट्रिशन की मात्रा भी होनी चाहिए, हेल्दी भी होनी चाहिए, वो उसमें हरी वेजिस वगैरह होनी चाहिए, बाकी जो भी हम सैलेड वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि हमें जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, एक बैलेंस्ड डाइट मिल पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। तो ये क्या है हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है। तो अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपको बीमारी होगी नहीं, और अगर होगी तो आप उसे आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के। प्रिवेंशन के कितने लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन आता है, जिसमें क्या है कोई भी अगर डिजीज या कोई भी अगर इंसिडेंट या फिर कोई भी इंजरी जो है फैल रही है, ठीक है, तो उसको हम जो है फैलने से पहले ही हम उसे प्रिवेंट कर दें, रोक दें उसे। सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है हमारा, पहले तो जो प्राइमरी में तो हम क्या कर रहे थे कि फैलने से पहले ही हम जो है उसे रोक रहे थे, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि जो बीमारी है वो फैल चुकी है, तो फैलने के बाद हम उसे क्या करेंगे, डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे तरीके से और प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, किसी भी डिजीज का। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट वाली जो प्रोसेस होती है, इसको फॉलो करके तो उस बीमारी को हम जो है प्रिवेंट करेंगे, ताकि जो बीमारी है वो क्या वही की वही रुक जाए और कोई नए नए सिम्टम्स हमें देखने को ना मिले। तो ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन हो जाता है। टर्सरी की हम बात करें तो टर्सरी प्रिवेंशन में भी क्या रहता है कि कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज है वो फैल चुकी है काफ़ी तेज़ तरीके से, तो हम क्या करें उसका एडवांस ट्रीटमेंट करें, ठीक है, उसकी अर्ली स्टेजेस पे। जैसे क्या कोविड का जब पहला वेरिएंट आया था तो उस टाइम पे हमने वैक्सीनेशन करवा लिया, तो जो सेकंड जो उसका वेरिएंट आया था तो हम क्या उससे प्रिवेंट हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जो टर्सरी प्रिवेंशन है वो किया जाता है। तो ये हमारे 2-3 प्रिवेंशन के लेवल होते हैं, तो दोनों तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सोशल कॉजेस ऑफ डिजीज, ठीक है। तो सोशल कॉजेस क्या होते हैं किसी भी डिजीज के। तो सबसे पहले हम इसमें डिजीज के बारे में जाना है कि डिजीज क्या होता है, इस वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं। तो डिजीज क्या है, एक तरह की स्टेट या फिर एक कंडीशन होती है जिसमें क्या रहता है कि जो बॉडी और जो माइंड होता है वो क्या है माल फंक्शनिंग करता है, ठीक है, वो क्या सही से काम नहीं करता है, हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है, या हमारा दिमाग है उसमें स्ट्रेस होती है, उसमें दर्द होता है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारी बॉडी और जो माइंड का जो माल फंक्शनिंग
माल फंक्शनिंग होता है तो इसी स्टेट या कंडीशन को हम क्या है डिजीज बोलते हैं। अगर ये डिजीज क्या है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुई है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, ठीक है, यानी हमें इन्फेक्शन हो गया है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज के, इन्फेक्शियस डिजीज के, ठीक है, तो ये क्या हमारे फिजिकल, मेंटल और सोशल, इन तीनों चीज़ों को जो है अफेक्ट करते हैं, तो इसी को हम क्या है डिजीज बोलते हैं। तो डिजीज के बारे में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब बढ़ते हैं सोशल कॉजेज़ की तरफ कि सोशल कॉजेज़ क्या क्या होते हैं डिजीज़ के। तो ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ हमारी किसी हमें जब इन्फेक्शन हो गया, हमें कोई जो कीटाणु हमारे अंदर या वायरस चले गए तब हम जो बीमार हुए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या रहता है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों से हमारा क्या पाला पड़ता है जिससे क्या हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी जो है माल फंक्शनिंग करती है, हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता है। तो जहाँ एनवायरनमेंट ऐसा होता है वहाँ पे क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बैक्टीरियल डिजीज हो, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको वैसे ही बीमार बना देता है, ठीक है, जिस जगह पे हम रहते हैं। तो कुछ सोशल कॉजेज़ की भी हम बात कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज हो जाती है। पहला हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जब इंसान के पास कोई जॉब नहीं होगी, अब आप क्या करो, आप जब बी फार्मा कर लोगे, अब बी फार्मा करने के बाद ज़रूरी तो है नहीं कि आपको तुरंत नौकरी लग जाएगी, हो सकता है आपकी जॉब ना लगे और आपको जो है घर पे ही रहना पड़े या घर के ही काम करने पड़े। तो इससे क्या होगा कि आप जो है मेंटली बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, तो ये क्या एक कॉज होता है। तो इसी तरह से आपको उस चीज़ों को समझना है। सेकंड होता है वेरियस लाइफ इवेंट्स, ठीक है, अगर ज़िंदगी में कोई घटना हो गई है, कोई मर गया है, ठीक है, या फिर हमारा कुछ लॉस हो गया है, ठीक है, ज़्यादा पैसे वैसे हमारे जा चुके हैं, फ्रॉड हो गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है कि ये जो लाइफ के इवेंट्स रहते हैं ये भी क्या हमें मेंटली वीक बनाते हैं, मेंटली हमें जो है सिक करते हैं। थर्ड होता है हमारा पीपल, प्लेस एंड हेल्थ, ठीक है, कि हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, ठीक है, किस जगह पे रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ फैक्ट्री वगैरह हो, ठीक है, या फिर हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो अच्छे लोग नहीं हो, ठीक है, या हमारी जो फ्रेंडशिप है, जो सर्कल है, तो उसमें क्या है अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई जो है गैम्बलिंग करता है या फिर ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो इस तरह के जो पीपल्स रहते हैं, ऐसी जगह जो रहती हैं, तो ये भी क्या है हमें जो है मेंटली या फिजिकली जो है बीमार करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड सोशल कॉज। फिर आ जाता है हमारा सोशल एंड कल्चरल चेंज, जैसा कि जो समाज है, ठीक है, जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारी कॉलोनी होती है, तो वहाँ पे कैसे लोग हैं, या फिर हमारा कल्चर चेंज हो जाता है, हम कहीं साउथ वगैरह में चले जाएँ, ठीक है, वहाँ पे खाना पीना अलग रहता है। तो जैसे कल्चर चेंज होता है तो समाज, और जब कल्चर चेंज होता है तो उस केस में भी हम क्या वीक पड़ जाते हैं या फिर हमें जो है डिजीज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस कंडीशंस, अलग अलग कामों की वजह से क्या स्ट्रेस रहता है, एग्जाम आने वाले हैं तो स्ट्रेस रहता है, तो उस केस में क्या है हम जो है मेंटली जो है बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे हेल्थ बिहेवियर्स लाइक डाइट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड यूज ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स, ठीक है, तो इस तरह की आदतें भी क्या है हमें जो है मेंटली बीमार करती हैं और फिजिकली भी हमें जो है वीक करती हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ सोशल कॉज, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिक, ठीक है, सिक का मतलब होता है बीमार होना। चलिए तो इस वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। द टर्म सिक मे बी डिफाइंड एज द पर्सन हु इज फिजिकली और मेंटली इल, ठीक है, तो सिक का मतलब रहता है कि सिक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई पर्सन जो क्या फिजिकली, ठीक है, शरीर के द्वारा और दिमाग के द्वारा वो बीमार है, तो इसे हम बोलते हैं सिक। तो ये वर्ड आपको ऐसे समझना है कि जो भी पर्सन है वो फिजिकली और मेंटली वीक है या इल है तो उसे हम बोलेंगे सिक पर्सन। और नेक्स्ट हम बात करें कि कोई पर्सन अगर सिक है, ठीक है, या लॉन्ग टर्म या काफ़ी लंबे समय से वो सिक है, या फिर जैसे जैसे हम इल बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय से है, ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं उस पर्सन के लिए उसकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहली होती है एजुकेशन प्रॉब्लम। जब कोई इंसान बीमार होता है, मेंटली वीक होता है, सिक होता है, तो इस केस में वो चाहे कितने भी एफर्ट लगा ले, आप क्या है अगर आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, आपका कल का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो याद करने की, आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो ये क्या एक प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम बोलते हैं एजुकेशन प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है कोई भी अगर मेंटली बीमार व्यक्ति है या फिजिकली वीक है, ठीक है, तो उस केस में वो चाहे कितने भी एफर्ट लगा ले तो वो क्या अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसका एजुकेशन डेवलपमेंट क्या है हमेशा लो लेवल का रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी एजुकेशन में, जैसे लेक ऑफ फंड्स, ठीक है, पैसे वगैरह की कमी की वजह से, जैसे क्या है पैसे की कमी आ जाएगी तो उस केस में भी उसकी एजुकेशन सही से नहीं हो पाएगी। या फिर क्या है जो हायर एजुकेशन रहती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से भी क्या है वो जो है मेंटली वीक हो सकता है या मेंटली इल हो सकता है। इसके अलावा क्या है ब्रेन ड्रेन की वजह से भी, इसके अलावा ब्रेन ड्रेन की भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन होती है तो उसमें भी क्या उसे प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारी पहली सोशल प्रॉब्लम हो गई।
इसके अलावा सेकंड आता है हमारा सोशल रिलेशनशिप। तो कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकली या मेंटली अगर वो वीक है, ठीक है, तो उसे क्या है कम्युनिकेट करने में इश्यू आ सकते हैं, ठीक है, लोगों से बात करने में उसे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी क्या है उसकी वीक रहेगी। तो इससे क्या है जो सोशल रिलेशनशिप रहती है दूसरे लोगों से जो हम रिश्ते बनाते हैं, ठीक है, हमें कोई नया दोस्त बनाना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हम उससे सही से बात नहीं कर पाएंगे या फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं है, तो इसमें क्या है प्रॉब्लम आती है। तो इससे क्या है जो सोशल जो रिलेशनशिप रहती है तो उसे भी हम अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। थर्ड हमारा एम्प्लॉयमेंट इश्यू आता है। तो जैसे जैसे इंडिया में क्या है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस केस में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो बढ़ती पॉपुलेशन क्या है एम्प्लॉयमेंट को जो अफेक्ट कर रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की हम बात करें कि द चांसेज आर लेस एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो जॉब लगने के चांसेज भी क्या है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे क्या है फार्मेसी पिछले साल लाखों लोगों ने की, फिर 2 लाख ने की, फिर 4 लाख ने की, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो जॉब लगने के जो चांसेज हैं एम्प्लॉयड होने के जो चांसेज है वो कम होते जा रहे हैं ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे जो पीपल्स होते हैं वो क्या है अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो ये भी क्या एक सोशल प्रॉब्लम है सिक होने की। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, देयर आर मैनी यूथ्स इन इंडिया हु आर नॉट गेटिंग द वर्क, द एलिजिबल वर्क। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे जो भी यूथ है, जो भी जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, तो उसको क्या है काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो काम वो कर सकता है, ठीक है, तब भी उसे वो काम नहीं मिल रहा है बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से। तो ये भी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा कारण है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन क्या है जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कम करती जा रही है। तो अगर लोगों को क्या जॉब नहीं मिलेगी तो वो क्या है पैसे कमाने के अलग अलग जो है तरीके ढूंढते हैं, यानी क्या इलीगल तरीके ढूंढते हैं, जिससे क्या होता है कि जो क्राइम रेट होता है वो भी क्या बढ़ता है, ठीक है। तो ये हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं कि अगर किसी को जॉब नहीं मिलती है तो क्राइम रेट बढ़ता है, क्योंकि वो क्या अलग अलग तरीके ढूंढते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है, किडनैपिंग, मर्डर्स, ठीक है। तो इस तरह के क्या है वो कामों को चुनते हैं जिससे क्या है जल्दी से जल्दी जो है पैसा कमाया जा सके। तो इसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होना भी क्या है जो इंसान को जो है मेंटली सिक करता है, ठीक है, उसे बीमार बनाता है। तो ये कुछ कारण हो गए जो आपको क्या ध्यान रखने हैं। इसमें एक और है लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस के में भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है हमारा फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव डिफिकल्टीज इन सेल्फ केयर, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो है फिजिकली अगर वो वीक है तो उसे क्या डिफ़िकल्टी होती है सेल्फ केयर करने में, चलने में, फिरने में, घूमने में, उठने में, बैठने में, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। द पीपल्स हु आर पैरालाइज देयर सिचुएशन इज वर्स्ट, ठीक है। तो जो ऐसे पर्सन फिजिकली वीक है वो तो अलग हो गए, लेकिन ऐसे पर्सन जो कि पैरालाइज्ड है तो उनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, दे लॉस्ट देयर फ्रीडम इंडिपेंडेंस बिकॉज दे टोटली डिपेंड ऑन अदर्स फॉर रेगुलर एक्टिविटी लाइक ईटिंग, बाथिंग एंड ड्रेसिंग। तो जो पैरालाइज जो व्यक्ति होता है उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वो क्या अपनी फ्रीडम को खो देता है, उसकी इंडिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसे हर काम के लिए क्या है दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि जो पैरालाइज व्यक्ति है वो अपने आप उठ जाएगा, चल लेगा, खा लेगा, पी लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, वो क्या है दूसरों पे डिपेंड रहता है टोटली। तो जिसकी वजह से उसके जो डेली काम होते हैं जैसे खाना, नहाना, ड्रेस करना अपने आप को, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को भी क्या है खुद से नहीं कर पाता है। तो जो उसकी इंडिपेंडेंस होती है वो क्या एक तरह से ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड है। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर ऑल्सो फेल्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड नॉट एबल टू लाइव विद डिग्निटी, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से क्या है वो क्या है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसमें क्या है वो फेल हो जाता है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो नहीं जी पाता है, ठीक है। उसकी जो डिग्निटी होती है वो भी क्या है ख़त्म हो जाती है। सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें, दीज पीपल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर्स फाइनेंशियली, ठीक है। तो जो पैरालाइज जो व्यक्ति होते हैं, जो है फिजिकली वीक जो पर्सनस रहते हैं, तो वो क्या है फाइनेंशियली यानी पैसों के लिए भी क्या है दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या है उन्हें फाइनेंशियली भी जो है दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कम्युनिकेशन इश्यूज। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज अ मेजर प्रॉब्लम इन सोशल लाइफ, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना, लोगों से बातचीत करना, ठीक है, अपनी बातें बताना, उनकी बातें सुनना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, तो ये भी क्या एक मेजर प्रॉब्लम होती है सोशल लाइफ में। इसके अलावा मेंटली स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड पीपल हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग एंड ड्यू टू दिस अदर पर्सन फाइंड इट हार्ड टू कम्युनिकेट विद देम, ठीक है। तो जो मेंटली जो स्ट्रेस व्यक्ति रहता है या मेंटली जो वीक व्यक्ति रहता है, तो वो क्या है अपनी जो फीलिंग्स होती हैं या फिर अपनी जो बात है उसे सामने वाले को सही से कह नहीं पाता है। तो इस केस में क्या रहता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसकी बातों को समझ नहीं पाता है, उससे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है कम्युनिकेशन इश्यूज, ठीक है। कम्युनिकेट नहीं कर पाता है अगर कोई मेंटली वीक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा कि सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में पहला चैप्टर के कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होता क्या है, ठीक है, और जो डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन क्या रहता है, सोशल कॉज क्या रहते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो पहले चैप्टर में बस इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें से क्या है 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो इनमें जो क्या है जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, तो उन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।